नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। केंद्रीय बजट पर बोले पीएम मोदी, ये बजट सेविंग को और ज्यादा बढ़ाएगा। नागरिकों की जेब भरने वाला बजट है ये। भारत के सपने को पूरा करने वाला बजट है। विकसित भारत के मिशन वाला बजट है ये जनता जनार्दन का बजट है। बजट में पर्यटन बढ़ाने पर पूरा ध्यान दिया गया है और मिडिल क्लास को बजट से बहुत बड़ा फायदा होगा। इनकम टैक्स छूट की सीमा 12 लाख रुपए की गई है। धन धान्य योजना से कृषि क्रांति आएगी, पीएम मोदी ने ये कहा है। ये बैर है, ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं, सुनिए। अनेकों कदम उठाएंगे, नवीनतम बीजों की किस्में अपना के क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण में पैकेज ऑफ प्रैक्टिस से लेके अनेकों कदम उठाना है, तो उस काम को भी हम करेंगे। और विशेष बात यह है किसान भाई बहनों के लिए कि अरहर, उड़द और मसूर जितनी पैदा करेंगे पूरी की पूरी खरीदी जाएगी। नाफेड जैसी एजेंसी के माध्यम से हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उसको खरीदने का काम करेंगे। इससे किसान को ठीक दाम भी मिलेंगे और दलहन के उत्पादन में हमारा देश आत्मनिर्भर भी होगा। ऐसे अनेकों कदम उठाने की घोषणा वित्त मंत्री जी ने कही है, जो किसानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। तो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, ग्रामीण युवाओं के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उनके लिए मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद फिर एक बार देता हूं। यह ग्रामीण भारत की तस्वीर भी बदलेगा और किसान और गरीब की तकदीर बदलने में भी समर्थ होगा। धन्यवाद। ठीक है। किसानों को नाम मात्र के ब्याज पर 4% ब्याज पर 3 लाख रुपए का लोन मिलता है। अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई और दिक्कत पड़ जाए, तो ऋण वापसी की अवधि को भी बढ़ाया जाता है, बिना ब्याज की दर बढ़ाए। अब तक ये लिमिट थी 3 लाख, इसको 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपया किया गया है। देखिए, कृषि विकास को बढ़ाने में, विकास दर को बढ़ाने में हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे भी आपने देखा है कि कृषि की विकास दर लगातार लगभग 10 सालों से 5% के आसपास रही है। चलिए, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार उनका तारुफ करा देती हूँ। प्रोफेसर उमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। मनीष सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीए हैं। निपुण जी जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं। और राजेश कंदोई जी जुड़े हुए हैं, सीए हैं। सबसे पहले तो शुरुआत करना चाहूंगी निपुण जी आपके साथ। देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि मिडिल क्लास को लेकर दिल्ली चुनाव में बहुत चर्चा हुई और दंगल भी बहुत जमकर हुआ, और आखिरकार केंद्र बजट ऐसा आया जिसमें अब हर जगह चर्चा हो रही है कि हमने मिडिल क्लास को राहत दे दी है। देखिए पूजा जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और हम देखते हैं कि बात हमेशा मैं कहता आया हूँ इस बात को बार बार कि एक डेवलपिंग नेशन के अंदर मिडिल क्लास जो होता है वो उस देश की अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ होता है। और इस बार जो बजट आया, जैसे 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो देखिए जैसे मैं हमेशा एक बात बोलता आ रहा हूँ कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए
और उन्होंने आने के बाद क्या कहा कि मैं वहाँ पर अपने लोगों से टैक्सेस कम लूँगा। क्यों टैक्स कम लूँगा? कि जब टैक्स कम लूँगा तो लोगों के पास सेविंग होगी, और सेविंग होने के बाद वो कैपिटल बनती है, और कैपिटल से इन्वेस्टमेंट होता है। तो भारत सरकार का भी जो बजट आप देखेंगे वो बजट भी वैसे ही आपको दिखाई देगा, यानी कि मिडिल क्लास को अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उसके जेब में अगर पैसा रहता है तो वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा, कैपिटल बनेगी, और साथ ही क्या होगा, वो खर्चा भी करेगा। जब खर्च करता है तो उससे भी इकोनॉमी को क्या मिलता है, बूस्ट मिलता है। तो मैं मानूंगा कि आज का जो बजट है वाकई में जो 2047 का, मैं इसको आज का 2025 का देख रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ 2047 की एक नींव रखी गई है। दूसरी बात है कि आप देखिए कभी भी हम बात करते हैं तो हमेशा बोलता आया हूँ कि एक डेवलपिंग नेशन के अंदर एक संरचनात्मक विकास पर फोकस होना चाहिए। जब हम संरचनात्मक विकास की बात करते हैं तो रोटी कपड़ा मकान ये तो बेसिक नीड हो जाती है, लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड आपका एजुकेशन, ये दो एरियाज ऐसे होते हैं जो किसी भी राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ा मायने करते हैं। और इस बार के बजट में चाहे हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ में जिस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, चाहे आप हम बात और एजुकेशन की हम बात करें, स्किल पर बात की गई है, स्किल के अलावा हम बात करें नए कॉलेजेस की बात की गई है। साथ ही मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो एक अर्बन और रूरल जो एक कहते हैं डिजिटल जो डिवाइडेड था, वो जो डिवाइड था वो कहीं ना कहीं ख़त्म किया गया है। सेकेंडरी स्कूल में ब्रॉडबैंड सेवा आपको कनेक्टिविटी की जाएगी। तो एजुकेशन के लिहाज से हम देखें, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे बड़ा प्रभावित हुई, गांव देहात में देखते हैं कि वो इंग्लिश से कतराते हैं। वहाँ पर हुआ ये है कि आपको हर लैंग्वेज में जो जिस लैंग्वेज बोलता है वो भी बुक आपको क्या डिजिटली मिलेगी। तो मैं मानता हूँ चाहे डिजिटल बात करें, हेल्थ में बात करें, और देखिए डिफेंस का बजट भी बढ़ाया गया, उस और भी ध्यान दिया गया है। और यहाँ पर हम लास्ट बात में ये कहूँगा कि देखिए आज हम बात करें भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, यानी कि मेक इन इंडिया जिसकी हम बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारा इंफ्रा क्या हो, रेडी हो। आज हालांकि गवर्नमेंट ऑलरेडी इंफ्रा बहुत तेज़ी से काम कर रही है, लेकिन इस बजट में उस पर भी ध्यान दिया गया है। और जैसे हमारी सीमाओं की सुरक्षा की बात है तो डिफेंस में भी, तो मैं कहूँगा कि लिहाजा बड़ा शानदार बजट है। एक दो मुझे कहीं कहीं लगती है कि अभी भी थोड़ा सा एक मैन्युफैक्चरिंग हब में थोड़ा बूस्ट करने की आवश्यकता थी, क्योंकि मैं इस मान रहा हूँ कि जिस प्रकार का हमारा लक्ष्य है 2047 तक, उसके लिए हमको डबल डिजिट में अपनी ग्रोथ चाहिए। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हम लैग खा रहे हैं। उस पर अगर फोकस और होता तो मुझे लगता है बजट और शानदार हमको दिखाई देता। लेकिन लिहाजा स्वागत योग्य है, मिडिल क्लास के लिए वाकई बहुत अच्छा इसमें व्यवस्थाएं की गई है। मनीष सिन्हा जी, आपके पास आना चाहूंगी। और देखिए जिस तरह से टैक्स में एक बहुत बड़ी राहत दी गई, इसकी मांग पिछले बार भी जब बजट पेश हुआ था तब भी की गई थी, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई थी। कहीं ना कहीं उससे पहले भी जब बजट पेश हुआ था तब भी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई थी जो आज हो पाया है। अब आखिर इसका फायदा आम जनता को मिलेगा कैसे, वो जरा मैं समझना चाहूंगी। जितने भी नौकरी पेशे लोग हैं उनको जरा बताइए कैसे इसका लाभ मिलेगा उन्हें। जब आपके हाथ में ज़्यादा पैसा होगा तो आप उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करोगे या कहीं ना कहीं खर्च करोगे। लेट्स से कि मेरे हाथ में अगर 5,000 रुपया महीने का बढ़ जाता है तो मैं कोशिश करूंगा या तो कोई मैं शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करूं, या कहीं घूमने जाऊं, या अच्छा खाना खाऊं, या अपने गारमेंट पर खर्च करूं। तो जब मैं अच्छे गारमेंट पर खर्च करूँगा, अच्छे खाने पर खर्च करूँगा, तो एक हाथ से दूसरे जगह पैसा जाएगा। उसके कारण आपको GST भी लगेगा, कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये एक मिडिल क्लास के हाथ में पैसा देके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, पूरे इकोनॉमी में पैसा छोड़ दिया है। या फिर आप कह सकते हैं कुछ दिनों के बाद आप ये देखोगे कि जो हम लोग कह रहे थे कि ग्रोथ रेट कम हो रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कुछ दिनों के बाद इसका इम्पैक्ट आएगा अगले 1 साल के अंदर, जब हम देखेंगे कि लोगों को रोजगार मिला है। रीजन कि अब मुझे पता है कि मुझे ज़्यादा पैसा खर्च करना है तो मैं खाने के लिए बाहर जाऊंगा, तो वहाँ पर मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पहला चीज़। दूसरा, मैं आपको एक छोटा सा पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, अगर ये कैमरा आता है तो ये पिक्चर है माँ लक्ष्मी का, जहाँ पर माँ लक्ष्मी अपने घरे से कुछ पैसा देती है। तो इसका ये इम्पैक्ट है कि भारत सरकार ये बता रहा है कि हमारे पास खजाना बहुत है और मैं टैक्स पेयर को भी पैसा दे सकता हूँ, इकोनॉमी में भी पैसा दे सकता हूँ, जबकि वर्ल्ड लेवल पर रिसेशन चल रहा है। तो इस बजट में मिडिल क्लास को राहत देके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी बता दिया है कि वर्ल्ड में चाहे कुछ भी हो, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं आपको पूरा प्रोत्साहन देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप भी हमें सहयोग दो, बिजनेस में आप आगे बढ़ो और इंडिया को आगे 2047 का जो डेवलप कंट्री में जो थर्ड इकोनॉमी में हमें बनना है, उस पर हमें और आपको अग्रसर होना है। तो बचत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही बचत
दूसरे जगह खर्च होगा और खर्च होने से ये साइकिल पूरा कंप्लीट होगा, जहाँ से गवर्नमेंट को जीएसटी भी मिलेगा और सोसाइटी में रोजगार भी प्राप्त होगा। उमेश जी, देखिए जिस तरह से वादा बीजेपी करती रही केंद्र सरकार की ओर से, हर बार कहा गया कि हम युवाओं का खास ख्याल रखेंगे, किसानों का खास ख्याल रखेंगे, महिलाओं का ख्याल रखेंगे और जो रोजगार है उस पर भी काम करेंगे। और कहीं ना कहीं इस बार का बजट मैं कह सकती हूँ कि ऐसा बजट आया है सरकार की ओर से जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया है और कहीं ना कहीं सरकार को भी ये समझ आ चुका है कि आगे अगर भविष्य में 2047 तक के विकास और अगर बीजेपी की बात की जाए वो सरकार चाहिए तो जनता को तो फायदा पहुंचाना ही होगा। सरकार के बजट में लगभग सभी को, मेरी आवाज वापस आ रही है क्यों? लगभग सभी को इन्होंने देखा है और सभी के लिए कुछ न कुछ किया है। कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक सुविधाएं दी हैं, किसानों के क्रेडिट कार्ड को बढ़ाया है, दूसरी तरफ नए उद्योगों को लगाने के लिए भी बहुत अच्छे प्रयास किए गए हैं। निश्चित रूप से बजट में सभी वर्ग को कुछ न कुछ किया गया है और खास तौर से जो इनकम टैक्स स्लैब में छूट दी गई है ये वाकई सराहनीय है और सरकार का ये कदम विकास के लिए एक प्रगति का है। मेरी कुछ प्रोफेसर से बात हो रही थी तो उन्होंने हंसते हंसते एक चीज को भी रखा, मैं इसी टैक्स पे रखा कि 8वां वेतन आयोग आ रहा है, अगले साल तक सब कुछ बराबर हो जाएगा, लेकिन आज के लिए है। और दूसरी तरफ सरकार ने, जैसा कि आप बीजेपी की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी अपनी चाल चली है। 12 लाख से नीचे के जो लोग हैं उनको बिल्कुल इनकम टैक्स से फ्री कर दिया है। मैक्सिमम जो एमएनसीज में वर्क कर रहे हैं या जो 12 लाख से नीचे का व्यापार कर रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और बीजेपी को भी इसका लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बजट को आम जनता को ध्यान में रखकर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए और हमारे साथ राजेश जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपके पास आते हुए देखिए बजट इस बार ऐसा है कि आम जनता की जेब भरने वाली है, लेकिन जिस तरह से बजट आया और कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से भी अपनी एक चाल चली गई, इसमें किसानों के लिए भी बहुत बड़ा ऐलान किया गया है और साथ ही साथ न केवल युवाओं के लिए बल्कि हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया। तो क्या ये समझा जाए कि भारत वाकई विकास की ओर अग्रसर है और धीरे धीरे भारत उस पायदान पर पहुंच रहा है कि अब हर जनता को विकसित करने का जो एक संकल्प है वो पूरा हो पाएगा? बिल्कुल, इस बार का जो बजट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है तो वो सर्वसमावेशी और सबको जोड़ने वाला और सबको देश के विकास में शामिल करने वाला एक बजट है। यह मुझे लगता है कि 2047 में विकसित भारत का जो रोड मैप बनाने के लिए इन्होंने कहा है कि 4 इंजन चाहिए भारत को आज की परिस्थिति से विकसित भारत की पोजीशन में ले जाने के लिए। तो इन 4 इंजन का जिक्र किया है वित्त मंत्री जी ने, जिसमें एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, इन चारों इंजन को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसमें मिडिल क्लास को भी बहुत कुछ दिया है। आज हम इनकम टैक्स की सब लोग बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स में इन्होंने जो छूट दी है तो मैं आपको बताता हूं कि अपन पिछले वर्ष का जो आंकड़ा देखेंगे तो 8 लाख करोड़ आईटीआर फाइल होती है, जिनमें से केवल 8 करोड़ में से 2 करोड़ केवल कर जाता है। अब आज इन्होंने जो 1 लाख रुपया मासिक आय पर इनकम टैक्स कम कर दिया, जिससे लगभग 1,80,000 जो 1 करोड़ 80 लाख कर जाता है वो भी आयकर के दायरे से बाहर हो जाएंगे। मतलब 90% करदाताओं को, व्यक्तिगत करदाताओं को आज इसमें राहत मिल गई और वे आयकर से बाहर हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी फिगर है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक केवल 20 लाख करदाता ऐसे हैं जिनकी आय 12 लाख रुपए से ऊपर है। तो इससे क्या होगा कि टैक्स कंप्लायंसेस में आसानी हो जाएगी और इससे केवल आय पर जो इनकम टैक्स कलेक्शन में फर्क पड़ने वाला है
वो केवल 5% फर्क पड़ने वाला है। मैंने अब 90% करदाताओं को छूट दे करके और अपने टैक्स कलेक्शन में केवल 5% कम करते हैं, तो उससे देश में एक बहुत बड़ी राहत हर वर्ग को मिलती है। एक आम आदमी जो 1 लाख रुपया महीना कमाता है, आज उसे 60,000 रुपए की लगभग राहत मिल गई, क्योंकि अगर हम वर्तमान स्लैब के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो 12 लाख रुपए की इनकम पर 60,000 रुपए का टैक्स आता है। तो 5,000 रुपया पर मंथ उसके एक इजाफा हो गया, जिसका उपयोग निवेश में होगा, जिसका उपयोग खर्च में होगा। अर्थव्यवस्था में सरकार क्या करती है कि सरकार टैक्स के रूप में पैसा कलेक्ट करती है और फिर सरकार उस पैसे को खर्च करती है अर्थव्यवस्था में। तो इन्होंने जो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग है उसको ये छूट प्रदान करते हुए कहा कि ये पैसा हम नागरिकों से कलेक्ट करेंगे और फिर सरकार उसको खर्च करेगी। इससे अच्छा है कि वो नागरिक खुद अपने विवेक से उसे खर्च करेंगे, तो भी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और देश की विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो मुझे लगता है आज की अर्थव्यवस्था का चैलेंज है बेरोजगारी। और बेरोजगारी को दूर करने के लिए एकमात्र मंत्र जो समझ में आता है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल राजेश जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। इस बीच जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुनवाते फिर आऊंगी आपके पास वापस। जी बिल्कुल। साथ ही देश के मध्यम वर्ग के परिवारों को बहुत बड़ी राहत प्रदान करते हुए टैक्स में के दायरे में छूट 12 लाख रुपए तक का बढ़ा दिया है। इस बजट में युवाओं के कौशल, कृषि में निवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विकल्प सृजित करने पर खासा ध्यान दिया गया है। इस बजट में अध्यात्मवाद और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। रामायण सर्किट और बुद्ध सर्किट के निर्माण की घोषणा के साथ साथ राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए की शुरुआत में भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रमुख स्थलों का राज्यों की भागीदारी से विकास किया जाएगा, जिससे न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जाएगा बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आईआईटी की क्षमता का विस्तार तकनीकी शिक्षा और नवाचार को सशक्त बनाएगा। स्वास्थ्य कल्याण की दृष्टि से बजट में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है, जो 2014-15 के मुकाबले 191% अधिक है। कैंसर से पीड़ित मरीजों को राहत देने के लिए 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स, 36 जीवन रक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट दे दी गई है। अगले वर्ष तक हमारे मेडिकल कॉलेजेस में 10,000 एक्स्ट्रा सीट जोड़ी जाएंगी। इस तरह हम प्रधानमंत्री जी के 5 सालों के 75,000 मेडिकल सीट्स जोड़ने के संकल्प को पूरा करने में अग्रसर है। बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना और देश में तो देखिए, बजट ऐसा पेश हुआ जिसे न केवल देश के विकास के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है, बल्कि आम जनता के लिए भी ये जेब भरने वाला बजट बताया जा रहा है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं।